क्यों बारबेक्यू नेशंस के आउटलेट्स बंद हो रहे हैं पूरे इंडिया में? क्या बारबेक्यू नेशन सच में बंद होने वाली है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 3 साल पहले की बात है, लोगों को उनके आउटलेट्स में जगह नहीं मिलती थी, उनके आउटलेट्स हाउसफुल रहते थे। यहाँ तक कि इनकी टोटल इनकम 2021 से 2024 के बीच 507 करोड़ से 1255 करोड़ तक हो गई थी, यानी कि इनकी इनकम 150% से बढ़ गई सिर्फ 3 साल में। और तो और जब 2021 में इनका IPO लॉन्च हुआ तो वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गई थी। लोग उनके स्टॉक्स खरीदने के लिए पागल हो रहे थे और जो बारबेक्यू नेशंस के स्टॉक्स सिर्फ 500 रुपए में मिल रहे थे वो 1946 रुपए पे ट्रेड करने लगे। आखिर इतनी अच्छी कंपनी बंद कैसे हो सकती है? आखिर ऐसा क्या हो गया इन 3-4 सालों में कि जो स्टॉक्स 2000 के करीब थे वो आज 300 रुपए के करीब ट्रेड कर रहे हैं। जिन स्टॉक्स को लेने के लिए लोग पागल हो रहे थे आज उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। क्यों उनके आउटलेट्स खाली पड़े हुए हैं, जबकि 2 से 3 साल पहले उनके आउटलेट्स हाउसफुल चल रहे थे। जिस कंपनी के स्टॉक्स 8 से 9 दिनों में 4 गुना हो गए और जो कंपनी 3 साल में 3x प्रॉफिट बना रही थी 2024 तक, अचानक 2025 में ऐसा क्या हो गया कि वो बंद होने वाली है? चाहे इन 2-3 सालों में उन्होंने कुछ गलती कर दी, कस्टमर्स उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ और रीजन है? जानेंगे इस वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है 2006 में इंदौर के सियाजी होटल से, जहां दिन भर सैकड़ों लोग खाना खाने आते थे। लेकिन जब सर्दियां आती थी तो सब ने एक प्रॉब्लम फेस करी थी, और वो प्रॉब्लम थी कि खाना आते आते ठंडा हो जाता है। सारे कस्टमर्स का एक ही शिकायत होता था कि भैया कबाब आते आते तो ठंडा हो गया, मजा नहीं आ रहा इसको खाने में। उस होटल के मैनेजर प्रसन्नजीत चौधरी ने कस्टमर्स के इस पेन को समझा और सोचने लगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। उन्होंने बहुत टाइम तक सोचा, लेकिन उन्हें एक ही ऑप्शन नजर आया कि अगर खाना कस्टमर्स के सामने बने तभी वो गर्म रह पाएगा आते आते, वरना वो ठंडा हो ही जाएगा। और इसी सोच ने इंडिया में एक ऐसे रेस्टोरेंट चेन की शुरुआत हुई जिसने पूरे के पूरे कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज करके रख दिया। और जब उस मैनेजर ने होटल के मालिक साजिद धनानी को ये आइडिया बताया कि क्यों ना हम कस्टमर्स के टेबल पे ही लाइव ग्रिल सिस्टम इंस्टॉल कर दे, जिसमें कोयला होगा और वो खाना खुद से ग्रिल कर पाए, तो कस्टमर्स को भी अलग एक्सपीरियंस मिलेगा और उनका खाना गर्म भी रहेगा। साजिद धनानी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो इसे पहले टेस्ट करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने रेस्टोरेंट के कोने में एक छोटा सा लाइव ग्रिल सेटअप इंस्टॉल किया, ताकि वो कस्टमर के बिहेवियर को समझ पाए और उससे क्या रिस्पॉन्स मिलता है वो चीज समझ पाए। और कुछ दिनों के बाद साजिद धनानी शॉक हो गए कस्टमर्स की इस नए बिहेवियर को देखकर। कस्टमर्स ना केवल लाइव ग्रिल को एंजॉय कर रहे थे, बल्कि कस्टमर्स बार बार रिपीटेडली आ रहे थे उस रेस्टोरेंट में लाइव ग्रिल को एक्सपीरियंस करने के लिए। इस कंज्यूमर बिहेवियर को देखने के बाद साजिद धनानी को एक चीज समझ आ गई, ये एक बड़ा बिजनेस बन सकता है, और उन्होंने एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने इस छोटे से आइडिया को एक बड़ा बिजनेस मॉडल बना दिया और यहीं से जन्म हुआ बारबेक्यू नेशन का। प्रसन्नजीत चौधरी और साजिद धनानी ने अपना पहला आउटलेट मुंबई के पाली हिल में खोला 2006 में। बट उन्होंने इस रेस्टोरेंट में सिर्फ लाइव ग्रिल सेटअप इंस्टॉल नहीं किया, बल्कि कस्टमर्स को फिक्स प्राइस में अनलिमिटेड बुफे मिलता था, और वो फिक्स प्राइस थी 400 रुपए। ये पहली बार था इंडिया में कि कोई रेस्टोरेंट लाइव ग्रिल सेटअप के साथ अनलिमिटेड बुफे दे रहा है, वो भी सिर्फ 400 रुपए में। कस्टमर्स को ये एक्सपीरियंस इतना ज्यादा पसंद आया कि जो कस्टमर एक बार आया वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ दोबारा भी आया। और इस चीज को देखकर उन्हें समझ में आ गया कि कस्टमर सिर्फ टेस्ट के कारण आपके साथ नहीं जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं एक एक्सपीरियंस के वजह से जो बारबेक्यू नेशन उन्हें प्रोवाइड कर रहा था। और इस एक्सपीरियंस के कारण बारबेक्यू नेशन सिर्फ 2 साल में, मतलब 2008 तक 13 आउटलेट्स तक पहुंच गया था, जो मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में थे। शुरुआत में इन्होंने सिर्फ मेट्रो सिटीज को फोकस किया, क्योंकि मेट्रो सिटीज के लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं और वो कुछ नया भी ट्राई करना चाहते थे। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक नवंबर 2012 को साजिद धनानी की मौत हो जाती है, जिसके बाद उनका सारा बिजनेस उनके छोटे भाई कायूम धनानी ने संभाला। उस टाइम बारबेक्यू नेशन इसीलिए फेमस हो रहा था क्योंकि जहां बाकी रेस्टोरेंट में वो सिर्फ खाना खाने जाते थे, बारबेक्यू नेशन में वो खाना खाने भी आते थे और खाना बनाते भी खुद से थे, मतलब कि ग्रिल करते थे। और ये एक्सपीरियंस उन्हें बार बार बारबेक्यू नेशन में खींचता था। उनकी ग्रोथ को देखकर 2013 में प्राइवेट इक्विटी फर्म CX पार्टनर ने बारबेक्यू नेशन में 110 करोड़ इन्वेस्ट किए। लेकिन सवाल ये कि कस्टमर्स बारबेक्यू नेशन से इतना ज्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रहे थे? क्या सिर्फ लाइव ग्रिलिंग उन्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड कर रहा था कि वो बारबेक्यू नेशन में बार बार जा रहे थे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके अट्रैक्शन का जवाब है इमोशनल कनेक्शन, एक अलग एक्सपीरियंस, अनलिमिटेड टेस्टी फूड एंड फिक्स्ड प्राइस और ग्रुप इंटरेक्शन। 2013 में पर पर्सन प्राइस 600 रुपए था,
जिसमें आपको मिलता था स्टार्टर ग्रिल, जिसमें होता था ग्रिल्ड चिकन, पनीर टिक्का, मशरूम्स एंड ऑल। फिर आते थे सैलेड्स जो अलग अलग वेरायटी के होते थे, एंड देन मेन कोर्स जिसमें मटन, चिकन, फिश जैसे महंगे आइटम्स होते थे, एंड डेजर्ट में आती थी टेस्टी कुल्फी डिफरेंट फ्लेवर्स के, और ये सब कुछ अनलिमिटेड था। बट द क्वेश्चन इज, इतना सब कुछ अनलिमिटेड देने के बाद बारबेक्यू नेशन प्रॉफिट कैसे कमा रहा था, वो भी सिर्फ 600 रुपए में? तो उसका आंसर है उनकी साइंटिफिक प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड स्मार्टली इंजीनियरिंग देयर मेन्यू। वी ऑल नो कि जब कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और उन्हें पता होता है कि कितना भी खा लो सिर्फ 600 रुपए ही लगने हैं, तो वो हर चीज को ट्राई करना चाहते हैं और उन्हें फोमो होता है कि कोई भी डिश हमसे मिस ना हो जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि खाना अनलिमिटेड है, आपका पेट और आपकी भूख नहीं। एंड बारबेक्यू नेशन ने अपना मेन्यू ऐसा डिजाइन किया कि स्टार्टर्स में ही आपका पेट 70 से 80% भर जाता है और महंगे आइटम तक पहुंचते पहुंचते आपकी भूख ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। जैसे स्टार्टर्स में ग्रिल पाइनएप्पल, पनीर टिक्का और नॉनवेज कबाब कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं, लेकिन ये इतना टेस्टी होते हैं कि कस्टमर्स बार बार इन्हें मंगाते हैं। फिर जब कस्टमर सैलेड्स ऑर्डर करते हैं तो वो देखने में तो हल्के लगते हैं, लेकिन वो बहुत हैवी होता है और उससे पेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। और जब वो मेन कोर्स पे आते हैं जहाँ बिरयानी, चिकन, मटन जैसी महंगी चीजें होती है, तो वो ऑलमोस्ट 70 से 80% फुल होते हैं। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है कि वो पेट भर के यहाँ भी नहीं खा सकते, क्योंकि उन्हें कुल्फी भी ट्राई करनी होती है और कस्टमर्स इसी लूप में फंस जाता है कि उसे सब कुछ ट्राई करना है। इसके अलावा बारबेक्यू नेशन ने अपने वेटर्स को एक बहुत ही डिफरेंट ट्रेनिंग दी है, जिसमें वो जानते हैं कि ऑर्डर्स को रोटेट कैसे करना है, जल्दी सर्व कैसे करना है और टेबल टर्नओवर कैसे बढ़ाना है। टेबल टर्नओवर वो होता है कि आपके एक दिन में टेबल कितनी बार फुल हो रहे हैं। इनका मार्जिन तो कम था, लेकिन इनका टेबल टर्नओवर ज्यादा था। बाकी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में टेबल टर्नओवर 1.3x होता है, लेकिन इनका 1.8x था। एंड ऑल्सो इन्होंने ड्रिंक्स एंड मॉकटेल्स के लिए अलग से चार्ज किया, जिससे इनका प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा बढ़ गया। कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए इन्होंने एक चीज और करी जो कस्टमर अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाता है। जब भी किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन होता था तो वहाँ की लाइट डिम कर दी जाती थी। सारे स्टाफ्स बर्थडे बॉय या गर्ल के लिए तालियां बजा रहे होते हैं और उन्हें बारबेक्यू नेशन की तरफ से एक केक भी दिया जाता है। अब जब ये सब होता है तो कस्टमर्स को एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है और वो इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहता है, इसे मेमोरीज बनाना चाहता है और वो फोटोज क्लिक करके अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डालता है, जिससे बारबेक्यू नेशन को फ्री में मार्केटिंग भी मिलती है। अब कंपनी की ग्रोथ तो बहुत तेजी से हो रही थी, लेकिन अब कंपनी एक्सपेंशन की तरफ जा रही थी और अब वो नए मार्केट्स में एंटर करने वाली थी, मतलब कि नए आउटलेट्स खोलने वाली थी। इसलिए इन्होंने इस बार मेट्रो सिटीज के अलावा भी एक्सपेंड करने का सोचा, जिसके मेनली 2 रीजन थे। पहला था रेंट। मेट्रो सिटीज में जिस आउटलेट का रेंट उन्हें 3 से 4 लाख रुपए मंथली पड़ता है, वहीं इंदौर जैसे सिटीज में उन्हें 80,000 से 1 लाख रुपए ही रेंट देना पड़ता है, सेम उतने ही बड़े आउटलेट के लिए। और दूसरा रीजन था एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट्स। छोटे शहर में अभी तक लाइव ग्रिलिंग का एक्सपीरियंस नहीं आया था और बारबेक्यू नेशन उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता, और यही उन्होंने शायद अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी, जो आगे चलकर इनका सब कुछ बर्बाद करने वाली थी। बारबेक्यू नेशन की किस्मत कोविड के बाद बदलनी शुरू हुई। जब सारा हिंदुस्तान लॉकडाउन में था और पूरा हिंदुस्तान ऑनलाइन आ गया था, तब सारे रेस्टोरेंट ने अपने आप को ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया। लेकिन बारबेक्यू नेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि उनकी स्ट्रेंथ थी लाइव ग्रिलिंग एक्सपीरियंस और अनलिमिटेड बुफे, जो वो ऑनलाइन नहीं ला सकते थे। कोविड के बाद जब हालात थोड़ा सा सही हुआ तो 2021 में उन्होंने IPO लाने का सोचा, जिसपे उन्होंने प्राइस रखा 500 रुपए पर शेयर। और आप बिलीव नहीं करोगे कि ये 6 गुना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया था और सिर्फ 8 से 9 दिनों में ये 500 रुपए से 1946 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। बट जिस हिसाब से कंपनी ने अपने आउटलेट्स को एक्सपेंड किया था, उस हिसाब से प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे थे। रीजन था चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर आफ्टर कोविड। कोविड के बाद लोगों को ऑनलाइन की ऐसी आदत लगी कि वो पास वाले दुकान तक नहीं जाते थे दूध लाने के लिए, वो दूध भी जेप्टो से ऑर्डर करते थे। वैसे आपको अगर जेप्टो की केस स्टडी जाननी है कि कैसे उसने अमेज़न और फ्लिपकार्ट को हिला के रखा है, कैसे 20 साल से ये कंपनी वो नहीं कर पाई जो ये कुछ सालों में कर दी, तो ये वीडियो आप जरूर देखना। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। 2022 की शुरुआत में इन्वेस्टर्स ने हैवी ऑपरेशन कॉस्ट वाले बिजनेस से दूरी बनाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उनका स्टॉक प्राइस तेजी से गिरना स्टार्ट हुआ। उनकी सबसे बड़ी गलती थी ओवर एक्सपेंशन, और IPO लाने से पहले उन्होंने एक बहुत ही एग्रेसिव प्लान बनाया, जिसमें वो तेजी से 300 आउटलेट्स तक पहुंचना चाहते थे। यहाँ तक कि कंपनी ने इंडिया के बाहर भी अपने आउटलेट्स खोल दिए, जिसमें 4 UAE, 1 मलेशिया और 1 ओमान में था। एक्सपेंशन के चक्कर में उन्होंने तेजी से आउटलेट्स खोलना चालू किए, लेकिन कहीं रेंट ज्यादा हो गया तो कहीं एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग में दिक्कत, कहीं ऑपरेशंस में कमी हो रही थी तो कहीं इन्होंने अच्छी जगह पे आउटलेट ही नहीं खोला। और इस रैपिड एक्सपेंशन के कारण उन पे 700 करोड़ का कर्ज चढ़ गया। लोन के साथ साथ 2 और चीजें थी जिससे कंपनी जूझ रही थी। पहला था रेंट
और दूसरा था फूड कॉस्ट। इनके रेवेन्यू का 26% सिर्फ रेंट्स में जा रहा था। रेवेन्यू बढ़े ना बढ़े, कस्टमर्स आए ना आए, लेकिन रेंट तो इन्हें देना ही पड़ता था। मतलब कि रेवेन्यू आए ना आए, एक्सपेंसेस तो फिक्स थे। और 2022-23 में इन्फ्लेशन पीक पे था और हर चीज की कीमत बढ़ रही थी, जिसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टोर मेंटेनेंस, सैलरीज, ऑपरेशन कॉस्ट भी ऊपर जा रही थी। बट इन सब चीजों के बावजूद वो अपने प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि उनकी सारी ऑडियंस मिडिल क्लास थी और उन्हें डर था कि अगर वो प्राइसेस बढ़ाएंगे तो उनकी ऑडियंस ना चली जाए, जिसके वजह से उन्हें कई आउटलेट्स बंद करने पड़े। दूसरी तरफ QSR रेस्टोरेंट जैसे बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स मार्केट को कैप्चर कर रही थी और इनसे कंपटीशन के चक्कर में बारबेक्यू नेशन ने प्राइस बढ़ाने की जगह प्राइस घटा दिया। जो थाली बारबेक्यू नेशन में 1300 की मिलती थी वो 1000 प्लस GST में मिल रही थी। इन सब के चक्कर में उन्हें बहुत ज्यादा लॉस सहना पड़ा। बट अभी भी ये कहना मुश्किल है कि बारबेक्यू नेशन पूरी तरह बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी भी बारबेक्यू नेशन की पोजीशन कस्टमर्स के माइंड में एक अलग जगह है और अभी भी वो कुछ नया इनोवेट कर सकते हैं और मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग जैसे ब्रांड्स को हरा सकते हैं, जैसे जेप्टो ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट को हराया। आज अमेज़न और फ्लिपकार्ट इतने बड़े ग्लोबल जायंट्स होने के बावजूद जेप्टो से डर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो चीज अमेज़न 20 साल में नहीं कर पाया, उन्होंने सिर्फ 4-5 सालों में कर दिया और इसकी हमने पूरी की पूरी वीडियो बनाई है, तो वीडियो जरूर देखना और कमेंट्स करके बताना कि आपको बारबेक्यू नेशन कैसा लगता है। कभी गए हो बारबेक्यू नेशन या जाने की सोच रहे हो? और यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।